पेशेंस सिखाती है आपको प्रोडक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री का। मैं लोगों से मिलने जाता हूँ, मीटिंग्स होती हैं, तो 2-3 मीटिंग्स के अंदर स्कैन हो जाता है वो आदमी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हो सनराइजिंग पॉडकास्ट। मैं हूँ रुद्राक्षा। आज हमारे साथ है राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड जस्ट नॉट दिस, ही इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, हेमंत प्रदीप सर। नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। सर, अ डायरेक्ट जंप फ्रॉम साइकोलॉजी टू सिनेमा कैसे हुआ ये? या इसकी भी कहानी है। आई वॉज़ वेरी यंग जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे किया, बट इट इज़ देयर एंड आई थिंक आई शुड टॉक टू गिनीज बुक वालों को कि मैंने बहुत अर्ली एज में, आई वॉज 11 ईयर्स की, जो मैंने 10th कंप्लीट कर ली थी, एंड व्हेन आई वाज 19 मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी, एंड आई वाज टीचिंग इन अ कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। सो मैं 19 साल की उम्र में लेक्चरर था, एंड 1 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाया ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। और 1 साल पढ़ाने के बाद में वो एज ऐसी थी, वो साल मतलब उस उम्र के मेरे स्टूडेंट्स थे, उससे भी बड़े उम्र के थे स्टूडेंट्स थे, और आपका 19 की उम्र के अंदर इतना मैच्योर दिमाग होता नहीं है, तो वो जो एक यंग दिमाग होता है जो इधर उधर भटकता फिरता है, तो मेरा भी दिमाग वही था। ऑल्दो आई वाज अ लेक्चरर, बट था कि कुछ करना है लाइफ के अंदर, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं था। बट मेरे फादर चूंकि एजुकेशन लाइन से थे, ही वॉज रजिस्ट्रार इन द यूनिवर्सिटी, तो उनका ये था कि भाई एजुकेशन में ही कुछ करो या सिविल सर्विसेज में जाओ, आईएएस दो, ये वो जो टिपिकल, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो वहाँ पर रहता है भाई डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, तो उनका था आईएएस करो, या अगर नहीं आईएएस पास कर पाते हो तो आप एजुकेशन लाइन में प्रोफेसर बन जाओ, पढ़ाना शुरू करो। तो मैंने 1 साल पढ़ाया, और 1 साल के बाद मुझे फ्रस्ट्रेटिंग सा लगा कि ये मेरा काम नहीं है ये, एंड आई लेफ्ट दैट जॉब। और उसके बाद में 2-3 साल भटकता रहा, ज़्यादा 3-4 साल। उस दौरान मैंने लॉ भी की, बॉम्बे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बॉम्बे में, वहाँ से मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लॉ भी मैंने इसलिए किया था कि बॉम्बे रहना था, धक्के आवारागर्दी करनी थी, रहने के लिए जगह चाहिए थे, बॉम्बे इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया, कॉलेज में एडमिशन ले ले, हॉस्टल मिल जाएगा। सो बिकॉज आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरी डिग्री थी, तो एडमिशन मेरे को अच्छे से मिल गया कॉलेज के अंदर, एंड हॉस्टल चर्च गेट के ऊपर, सी रोड के ऊपर, वानखेड़े स्टेडियम के साथ में मैं हॉस्टल में रहता था। सो इससे बेटर आपको क्या चाहिए। तो 3 साल वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था लॉ की, साथ में फिर मैंने, क्योंकि कॉलेज अर्ली मॉर्निंग होता था, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक वहाँ मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं बॉम्बे में।
तो वो करके मैंने टाटा येलो पेजेस शुरू हुआ बॉम्बे में, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, दिन में टाटा येलो पेजेस में काम करता था। लेकिन वो भी समझ में नहीं आता था कि सड़कों पे भटकते रहो, सेल्समैन बैग उठा के आप येलो पेजेस बेच रहे हो। लॉ भी हो गई, लेकिन फिर ये था क्या। सो देन फाइनली मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो FTII पुणे से एक्टिंग ग्रेजुएट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो एक्टिंग के अंदर वहाँ से, ओके शशि रंजन। तो वो इंडस्ट्री में है, तो मैं उनके पास गया। तो वो बोले भाई तुम इतने साल से कुछ कर नहीं रहे हो, क्या चाहते हो? लेक्चरर थे, छोड़ दिया, लॉ की, लॉ नहीं करनी है, मतलब करके कोई कुछ नहीं कर रहे आप, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, व्हाट डू यू वांट? आई सेड मुझे एक्टर बनना है। सो ही सेड ठीक है, एक्टर बनना है तो जाओ मार्केट के अंदर, खाओ, स्ट्रगल करो, मिलो लोगों से। तो बिकॉज मेरे ब्रदर एक अच्छी पोजीशन में थे, लोग फिल्म इंडस्ट्री में उनको जानते थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी फिल्में की, एक्टिंग की, और अब वो प्रोड्यूसर हैं और सब चीज़ें, तो उनके कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। ओके तो मैंने जाना शुरू किया। अब जब मैं जाता था तो सब प्रोड्यूसर मुझे बड़े अच्छे से मिल जाते थे। मैं महेश भट्ट के ऑफिस में जाता था तो विद इन 2 मिनट्स भट्ट साहब मुझे अंदर बुला लेते थे, अरे वही आओ पूछना आओ। था मुझे, मतलब वाज इट रियली वेरी मच इजी फॉर यू, फॉर मी मतलब इंडस्ट्री में इट वॉज हाँ वेरी वेरी कन्वीनियंट। मतलब मेरे ओके को लगता था अरे लाइफ इज सो इजी, मैं तो पागल था इतने साल में वेस्ट किया टाइम अपना। ओके सो मैं जाता था, मैं उनको बोलता था भट्ट साहब को बोलो कि हेमंत आया, शशिश ब्रदर, वो टैग लगाना पड़ता था क्योंकि मेरी तो कोई वो बुक्कत करेक्ट नहीं थी, करेक्ट वो उनको जानते थे। तो वो इमीजिएटली अरे अरे भेजो 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 भेजो। तो वहाँ बैठे हुए, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, क्या चाय कॉफ़ी स्नैक्स क्या खाओगे, ये सब खाना पीना बात, हा हा ही हो। सर वो काम के, हाँ हाँ करते हैं, अभी फिल्म कर रहा हूँ मैं, एंड करते हैं। देन उसके ऑफिस, इसके ऑफिस, तो मुझे एक्सेस तो मिल जाता था ऑफिस के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो लोगों को, आम स्ट्रगलर्स को होती थी। बातें भी होती थी, शाम को उनके साथ में पार्टियां भी करता था। लेकिन 6 महीने गुजर गए, किसी ने काम नहीं दिया, ओके जो बम्बई की बड़ी टिपिकल सी चीज़ है। तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि ये मतलब क्या है, उठना बैठना है, पार्टियां भी साथ में करते हैं, मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मना भी नहीं करते हैं करेक्ट काम के लिए कि भाई बोल दे तेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, तुमको एक्टिंग नहीं आती है, वोट एवर जो भी रीज़न है, सही है वो भी नहीं बोलते मेरे मुंह पे, और काम भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। राइट सो अगेन बिकॉज आई वॉज अगेन यंग दैट टाइम, 22 23 24 साल की उम्र में, तो आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं यार, ये तो लाइफ नहीं चलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने ब्रदर को बोला कि अब नहीं होगा यार, ये एक्टिंग एक्टिंग नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई काम ही नहीं दे रहा है। तो बोले क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मुझे ना डायरेक्टर बनना है। तो ही सेड भैया तुम साइकोलॉजी से आए हो, तुम्हारी पढ़ाई एजुकेशन नहीं है, तुमको फिल्में देखने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता। ठीक है, एक्टिंग तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कॉलेज लेवल पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए, अवार्ड्स जीते, मैं आई वॉज द बेस्ट एक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलते थे यूनिवर्सिटी से। तो बोले एक्टिंग का तो मैं समझ सकता था कि तुमने एक्टिंग की है, तुमको थिएटर की नॉलेज है, तो तुम कर सकते हो। बट डायरेक्शन एक टेक्निकल चीज़ है और डायरेक्टर बाप होता है किसी भी फिल्म की उस चीज़ का। तो आपको किसी डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं है, कैसे करोगे? मैं पागल था जो FTII में गया और एक्टिंग की 3 साल में करके आया। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा काम। तो ऐसे ठीक है, आई एम रेडी। तो बोले और तुमको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो सो डिड यू स्टडी एनीवेयर नो, कुछ हाँ तो उनका ऑफिस था, तो ही सेड प्रोडक्शन ये शुरू हो रही है, सो तुम प्रोडक्शन संभालोगे, यू आर दी प्रोडक्शन गाय। सो मुझे लगा कोई बड़ा चीज़ होती होगी लेकिन जब वहाँ पता चला कि सबके पेमेंट्स करनी है, चीज़ें खरीदनी है, ये ओके कोई आर्टिस्ट ने बोल दिया ये लाना है, जूस लाना है, तो मैं भाग रहा हूँ, अगर स्पॉट बॉय नहीं है तो। ओके सो मुझे लगता था कि पढ़ने लिखने के बाद में और मुझे कोई भी बोल देता है, ऑर्डर कर देता है और मुझे भाग के काम करने पड़ते हैं, चाय पिलानी भी पड़ जाती है। कई बार होता था ऑफिस के अंदर लड़का नहीं है और कोई आ ऑफिस गए बॉय की ऑफिस के तरह बॉय की तरह, तो माय ब्रदर यूज्ड टू से अरे भाई पानी पिला दो और चाय पिला दो, लेके ट्रे लेके। सो मैं उसको बोला, मैं कहा यार ये क्या, बोला ये प्रोडक्शन है, सीखो सब चीज़ें, पेशेंस सिखाती है आपको प्रोडक्शन,
जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर चीज़ है फिल्म Right. इंडस्ट्री का, राइट सो ये आपको सीखने पड़ेंगे। खैर एनीवेज मैं करता रहा एंड देन ग्रेजुअली मुझे मालूम है जो फर्स्ट शूट था 8 घंटे बॉम्बे में शिफ्ट वाइज काम होता है कि 8 आवर्स शिफ्ट या है, राइट अगर उससे ऊपर हो जाए तो फिर वो हाफ आवर शिफ्ट लग जाती है, उससे और थोड़े घंटे बढ़ जाए तो पूरी कंप्लीट शिफ्ट फिर 2 शिफ्ट हो जाती हैं। तो आई थिंक 9 to 6 की शिफ्ट थी जिसमें शूट हुआ एंड शूट चला कोई 6:30 पौने 7 तक। तो पैकअप हुआ तो सब आ गए, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट वैसा, पेमेंट, तो मैं अपना बैठ के हाँ सर डेढ़ शिफ्ट सो क्योंकि सर 9 to 6 होती है तो अभी देखो 6:45 हो गए, तो मैंने सबको बना के दे दिए, पैसे दे दिए। सो अगले दिन जब ब्रदर को मैंने हिसाब दिया कि ये करके, बोले डेढ़ शिफ्ट किसकी बात की दी है आपने? आई सेड 9 to 6 होती है ना। बोले 9 to 6 शिफ्ट होती है मगर 1 घंटे तक रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर, क्योंकि 9 बजे के 9 बजे शिफ्ट नहीं शुरू होती है, 9 बजे काम Correct. आपका करके, सो इतना सब लोग करते हैं, सो 1 आवर तक कोई टेंशन नहीं होती है। तो अगर 6:30 पौने 7 पैकअप हो गया है, तो एक शिफ्ट आप तुमसे वो आधा शिफ्ट पैसे ज़्यादा ले गए हैं। तो दैट्स हाउ आई लर्न कि ऐसा Got it. होता है। सो ये प्रोडक्शन के दौरान जब प्रोग्राम्स बन रहे थे तो मुझे होता था कि ये कैमरामैन काम कर रहे हैं कैसे, तो मैं पूछता था कि ये लाइट आप कैसे लगा रहे हो, अच्छा ये फेस लाइट कैसे करते हैं, ये कैसी लाइट है, सोर्स लाइट क्या होती है, सो मैं उनसे पूछता रहता था। So आपका फर्स्ट लर्निंग वाज या on that. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो Okay, मेरी, जो okay. मैं ऑन सेट ले रहा था हम्म, सब चीज़ों की। तो वहाँ से मैं कैमरा के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज करने शुरू किए, फोकस कैसे करते हैं, उन दिनों में Okay. वाइट बैलेंस करना होता था, तो वो सब चीज़ें Correct. ये क्यों करते हैं, वो सब मैं पूछता रहता था। हम्म, फिर जब एडिट में आता था तो फिर मैं एडिटर के साथ बैठता था, फिर उनसे Okay. मैं सवाल करता था, स्टूपिड क्वेश्चंस होते थे, फिर जब आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, Correct. तो ऐसा क्यों कर दे, ये कट क्यों लगा रहे हो, सही. सो वो फिर वो मुझे बताते थे ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तो वो फिर वो एडिट की नॉलेज लिया एंड देन ये करीब करीब मैंने 3 साल काम किया और 3 साल के बाद मैंने हाथ खड़े कर दिए। आई सेड इनफ इज इनफ, मैं अब थक गया हूँ ये सब काम करके, मुझे अब डायरेक्टर बनना है। सो देन ही सेड कि ठीक है, एक नया शो शुरू हो रहा है, सो इट्स अ गेम शो, तो सब थोड़ा यंग वो उसका फ्लेवर का वो है, सो यू डायरेक्टेड, मैं पहला एपिसोड देखूंगा तेरे को डायरेक्ट करते हुए, अगर किया तो दूंगा, अदरवाइज नहीं ले लूंगा Okay. वापस, अगेन फिर आ जाना तू वापस। ऐसे ठीक है। सो मैंने फर्स्ट वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि नोएडा दिल्ली के अंदर हम लोग शूट करने के लिए आए थे, तो वहाँ ये जो अपना मारवा स्टूडियो है जिसमें भी जी न्यूज़ का है, तो उनका बड़े स्टूडियो फ्लोर पे हमने सेट लगाया था Okay. और वहाँ पे शूट किया और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया। आई वाज लाइक अ प्रोफेशनल डायरेक्टर एंड ही वाज हैप्पी माय ब्रदर, तो ही सेड past, now you can start, and that's how I started my journey In films. in on television, Yeah. with the non-fiction show Got it. like that. So, like offline, we spoke. Your dad actually made you a psychologist. He Yeah. wanted you to learn psychology, जी and then बिल्कुल। you got your masters in it. So, पहला reaction कैसा था पापा का घर पे? Like when you wanted to just switch from psychology to entertainment industry. अब मैं वो गालियाँ तो नहीं बता सकता जो उन्होंने फ़ोन पे दी थी उस वक्त Okay. क्योंकि मैं बॉम्बे में था और ब्रदर ने बताया कि वो एक्टिंग करना चाह रहा है, तो वो वैसे ही परेशान थे कि ये छोड़ छाड़ के अच्छी खासी नौकरी, उस ज़माने के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट 1987, सो 1987 के अंदर मुझे 4,500 रुपये सैलरी मिलती थी Okay. एंड साथ ही साथ में रेडियो जॉकी भी था, तो मुझे 500 रुपये ऑल इंडिया रेडियो से भी मिलते थे। Okay. वीकली एक प्रोग्राम होता था तो 100 रुपये पर प्रोग्राम होते थे, तो अगर वो मुझे मंडे मिला हुआ है तो 4 मंडेज़ या अगर 5 मंडेज़ आ गए तो वो 500 हो जाता था, अदरवाइज 400 रुपीज़, तो वो मिलता। Okay. 5,000 रुपये मेरे पास महीने के अंदर होता है, इट यूज टू बी बिग मनी, Right. वो समझ में नहीं आता था। और मेरे पास मोटरसाइकिल मैंने ख़रीदी थी हीरो होंडा, तो वो 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती थी, तो उसमें आई थिंक 6.5 रुपये लीटर पेट्रोल था, 10 रुपये का पेट्रोल भरवा दिया तो उनका था फिल इट शट इट फॉरगेट इट, एंड इट वाज लाइक दैट। तो आप मालिक होते थे। तो मुझे याद है कि जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी तो मैं गया पेट्रोल पंप पे, तो उसने 10 रुपये का डाल के और बंद किया, ऐसे नहीं टैंक फुल करो आज
क्योंकि Okay. अपन के पास माल है. Okay. सो तो फादर परेशान थे कि इतनी अच्छी खासी नौकरी करके तुम गए. बोले अगर तुमको यही काम करना था तो यार मैट्रिक की बात कर लेते हैं, मेरे पैसे क्यों लगवाए तुमने. आई डिड माई BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, देन आई डिड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर. तो बोले तुमने इतने पैसे बर्बाद करवाए मेरे. Hmm. सो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी Okay. कि बोले ये काम तो फिर 10वीं के बाद कर लेते जाके, जब प्रोडक्शन तुमको ये एक्टर बनना है या कुछ करना है तो करते रहते. तो वो एक गिल्ट दिमाग में रहता था कि हमेशा मुझे फादर की बात याद आती थी कि यार पैसे बर्बाद करवा दिए तूने. सो मैं आज डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन उस गिल्ट को मिटाने के लिए मैं अभी भी लोगों की काउंसलिंग करता हूँ. मेरे Yeah. 20-25 लोग रेगुलर रहते हैं साल में, जिनकी मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ. Okay. उसमें कपल्स भी हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो आई काउंसल एंड आई डोंट चार्ज एनीथिंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. Do वो you सिर्फ उस गिल्ट को मिटाने के लिए कि मेरे फादर ने जो फीस दी थी Got मेरी it. पढ़ाई के लिए, तो अब मैं उनको उस तरीके से जो है वो वापस करूँ. Do you think, sir, ये जो आप काउंसलिंग जो कर रहे हो, जी. that is also helping you with your filmmaking because you meet different personalities in every sessions. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. So उसके वजह से आपको आपके राइटिंग में या फिर डायरेक्शन में हेल्प, कहानी में बहुत हेल्प मिलती है है आपको. ना? सी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है कि आपको किसी किरदार को समझने में बहुत आसानी हो जाती है. आप तरह तरह के लोगों से आप जिंदगी के अंदर Right. मिलते हैं. आप जब बातचीत करते हैं उनसे, जब बातचीत करते हैं तो जब एंड क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट के सामने इंसान जब आता है तो वो They ही और open शी up. इज लाइक दे ओपन Yeah. अप, दे आर न्यूड Correct. इनसाइड, बिकॉज उनको सब बोलना है, तभी वो बेटर फील कर पाएंगे. सो जब आपको उनका अंदर का सब कुछ पता चलता है, तब आपको पता लगता है कि ह्यूमन इमोशन इज सो कॉम्प्लेक्स Yeah. कि एक छोटी सी चीज ने इस इंसान को कितना परेशान किया हुआ है. मतलब परेशानी इतनी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई है वो. तो आपको वो समझने में बड़ी हेल्प करता है वो इंसान को. अब जैसे एंड वो नॉर्मल लाइफ में भी मुझे बहुत हेल्प करता है. मैं लोगों से मिलने जाता हूँ, मीटिंग्स होती हैं, तो 2-3 मीटिंग्स के अंदर स्कैन हो जाता है वो आदमी. Okay. Got it. दैट पर्सन गॉट स्कैन कि क्या है क्या नहीं है. एंड मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 90% 95% करेक्ट होता है वो. Okay. तो इट हेल्प्स. Okay. और कहानियों में मुझे लिखने में बड़ी हेल्प करते Yeah, हैं that's साइकोलॉजी. तो इट इज़ रियली हेल्पिंग मी लॉट, थैंक्स टू माय फादर, ही इज़ देयर. बट सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे साइकोलॉजी करवाई, जो मुझे आज तक मदद कर रही है. So that is to cinema, sir. Yeah. But personally, if I have to ask you, क्या that interactions will affect you personally as a counselor when you just finish it off and get back home? Yes, it affects. Naturally, I'm also a human being. I have also got emotions. So जब आप किसी का इमोशन को देखते हैं और आप अंदर तक जाते हैं उस इमोशन के, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी छूता है. And how do you deal with that? Nothing. फिर वो that is my study psychology because I have studied that. तो मुझे मालूम है how to overcome to that. अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे को भी चीज़ें होती हैं. अगर ये नहीं हो सकता कि डिप्रेशन किसी ABC को ही हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट को भी हो जाता है. बिकॉज यू सी सो मेनी थिंग्स, कुछ चीज़ें आपको भी परेशान करती हैं. बट उस डिग्री का, उस लर्निंग का फ़ायदा ये है कि मैं ओवरकम हो जाता हूँ उससे, बिकॉज आई नो हाउ टू ओवरकम. सो नाउ अभी जो सोशल मीडिया में वी यूजुअली सी लाइक पॉडकास्ट आ रहा है, वी सी कपल ऑफ इंटरव्यूज, सो मेनी इंटरव्यूज, मूवी रिलीज का, प्रमोशंस का, ऐसा सब. तो आपने तो 90s में ही टॉक शो ऐसा मतलब इन अ बिगर स्केल आपने बनाया था. तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज. नाउ तो वी हैव सोशल मीडिया, एवरीथिंग. तब विदाउट फोन नथिंग. हाउ चैलेंजिंग इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री के अंदर किसी फिल्म स्टार को लाने वाले मैं और मेरे ब्रदर थे. ओके. उससे पहले कोई भी फिल्म एक्टर स्टार टेलीविजन पे नहीं था. मतलब अमिताभ बच्चन वगैरह सब बाद में आए. थिएटर में देखो या तो फिल्मों में आप देखते थे उनको. करेक्ट. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये था कि टेलीविजन एक छोटा स्टेटस की चीज है, तो स्टार्स कतराते थे टेलीविजन से. उनको टेलीविजन नहीं वो आता था. सो पहली बार हम लोगों ने एक शो क्रिएट किया फॉर ZTV जिसका नाम था शॉटगन शो.
तो उसमें हमने शत्रु जी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को Yes. शॉटगन बोलते हैं, तो उन्हीं के नाम से हमने वो शो किया था। तो वो एक टॉक शो था जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर था। तो उसमें इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस, वो सोशल एक्टिविस्ट, एक्टर्स, डिपेंड करता था क्या टॉपिक है। इवन टेररिज्म पे मैं आज ही जिक्र कर रहा था, हमने टेररिज्म के ऊपर एक एपिसोड किया था। तो उसमें एक उस टाइम का बहुत बड़ा टेररिस्ट जो अभी जेल में है, यासीन मलिक, सो वी कॉल्ड हिम आल्सो ऑन दैट शो। Okay. तो एंड आई थिंक उस शो के दौरान आई मेट ऑल दी पॉलिटिशियंस जो आज हम देखते हैं, जिनमें से कुछ उस टाइम में कुछ नहीं थे, आज बहुत बड़े उस पर हैं। तो बिकॉज 90s की मैं बात कर रहा हूँ। Correct. एंड बहुत ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कि जिनके बारे में पढ़ते थे या सुना था, उन सब से मिलने का मौका भी मिला, करके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो, एंड बट वी स्टार्टेड विद दैट। एंड फिर उस शो के बाद में फिर वो एक ठप्पा सा हमारे को था Yeah, I कि mean, just like a foundation that has been laid. यस। तो फिर चैनल्स को ये रहता था कि भाई दे आर एक्सपर्ट इन दिस, दे हैव गॉट कॉन्टैक्ट्स विद एवरीवन, हाँ. कि ये इतने सब पूरे पॉलिटिशियंस और एक्टर्स सबको सही. लेके आते हैं। तो फिर हमने जो शोज बनाए ज़्यादातर वो टॉक शोज बेस्ड थे। सो जैसे एक फिर शॉटगन शो जो जी पे था, फिर एक साल के बाद में स्टार ने हमें ऑफर किया। तो फिर शॉटगन शूट के नाम से वही शो था, शत्रु जी Okay. करते थे, बट नाम चेंज हो गया, शॉटगन शो की जगह शॉटगन शूट हो गया। एंड देन फिर हमने एक जी सिनेमा के लिए बनाया, मेकिंग ऑफ लेजेंड। Legends. सो लेजेंड में इंडस्ट्री के उस टाइम जितने भी लेजेंड्स जिंदा थे, उनके हम लोग इंटरव्यूज किए। तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किस्से सुनने को मिलते थे, यू नो। सो मैं आप एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था। रमेश सिप्पी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, तो शोले एक आइकॉनिक फिल्म है। Right. तो आज तक लोग डायलॉग्स याद करते हैं इतने 50 सालों के बाद भी। तो इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताया कि जब बोले पहली बार मैंने अपने फादर को कहानी सुनाई और लोगों को बताई, तो दे रिजेक्टेड इट। सो बोले बकवास कहानी को लेके क्या बनाओगे फिल्म लेके। सो ही सेड कहानी नॉर्मल है, बट मेरा विजन बहुत Right. बड़ा है। Right. तो अब बोला मैं विजन किसी को दिखा नहीं सकता था Right, sir. I कि mean, मैंने क्या सोचा, मैं हाँ, क्या सोच रहा हूँ। narration और making हाँ, अलग ही होता है. और बोले स्टोरी जब सबने मुझे रिजेक्ट किया, तो इवन बोले मैंने भी सोचा, पढ़ा कि कहानी में क्या, तो देखा कि यस इट इज एन ऑर्डिनरी स्टोरी, कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की फैमिली को डाकू मार देता है और वो उससे बदला लेने के लिए 2 चोरों को हायर करता है। सो एक रिवेंज Right. स्टोरी है, Right. देर इज नथिंग न्यू। उसमें 50 डाकुओं से रिलेटेड फिल्में हिंदी फिल्मों में बोले बनती आ रही थी। तो बोले कहानी में ऐसा कुछ नयापन नहीं था। सो बोले एक बार तो मैं भी डिप्रेस हो गया कि अरे यार कहानी तो ये वाकई में कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी। Yeah. बट फिर ही सेड कि मैं श्योर था अपने विजन पे Yeah. कि ये ऐसा होगा, ये सीन ऐसा दिखाई देगा, ऐसा सुनाई देगा। तो वो उस फिल्म की आज भी जो साउंड है, जो सिनेमाटोग्राफी है, Yes. जो Making. राइटिंग है, मेकिंग है, वो आज भी मास्टरपीस है। वो मतलब Right. मैच नहीं कर सकता, आज के लोग भी मैच नहीं कर पाते उसको, सही है. जो शोले में है। तो इस तरह से हर नौशाद साहब से इंटरव्यू किया, तो वो बताते थे कि किस तरह गानों की रिकॉर्डिंग करते थे। वो बॉम्बे ग्राउंड में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं कि रात हो जाती थी, जब साइलेंस हो जाता था, वहाँ गानों की कोरस के साथ में रिकॉर्डिंग करते थे। तो बोले ओस पड़ती थी, तो वो तबले और नगाड़े सब ठंडे हो जाते थे, तो फिर आग से गर्म करके उनको करते। सो लर्निंग भी थी, लोगों का एक्सपीरियंस जब आप सुनते हो तो बहुत कुछ सीखते हो उनसे। Right. तो एक सौभाग्य था, हम लोगों ने वो ऐसे शोज बनाए। एक था विदाउट मेकअप विद महेश भट्ट, तो उसमें शोज में सब एक्टर्स अपने अंदर की कहानी, आजकल तो पॉडकास्ट पे सब एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी बातें बोल देते हैं, बट उस टाइम में थोड़ी एक इनिबिशन था, हेजिटेशन होती थी। एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को इतनी ओपनली डिस्कस नहीं करते थे। आज टाइम चेंज हो गया, तो सब अपनी बातें बोलते हैं, बट उस टाइम में वो एक गॉसिप होता था कि अच्छा इसका अफेयर उसके साथ था, तो अच्छा ये हुआ था। तो वो उस शो के अंदर भट्ट साहब निकलवाते थे, एंड देन दे एक्टर्स यूज्ड टू क्राई एंड टेल देयर स्टोरी। तो उस टाइम का एक बड़ा हाइप प्रोग्राम था, वो बहुत लोगों को पसंद आता था कि भाई ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सब सच्चाई एक्टर बोलते हैं। सो फ्रॉम द प्रोडक्शन, वहाँ से शोज एंड वहाँ से सीरियल्स, या बालाजी टेलीफिल्म्स का. हाँ, तो क्योंकि ये सब था करने के बाद में फिर
मैं अपने ब्रदर से अलग, क्योंकि फिर ये था कि अब बहुत सहारा मिल गया करके, सो आई शुड स्टार्ट माय Your ओन own, yeah. जर्नी। सो तो मैंने फिर अब मैं आई वांटेड टू डू फिक्शन आल्सो, क्योंकि मैं नॉन फिक्शन शोज ही कर रहा था, क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ नॉन फिक्शन शोज बना रही थी, अच्छा, ओके, फिक्शन में नहीं थे हम। फिक्शन Got it. हम करते थे, बट छोटी स्टोरी। उस टाइम में जी के ऊपर आता था रिश्ते करके, 1 घंटे की फिल्म टाइप होती थी, हम्म शॉर्ट फिल्म आज जैसे आज बोलते हम्म हैं। तो वो रिश्ते हम करते थे, स्टार बेस्ट सेलर्स करके स्टार के ऊपर ऐसे होता था। तो वो फिक्शन मैंने कुछ किए, बट प्रॉपर सीरियल कोई नहीं किया था। तो आई वांटेड टू डू सीरियल्स, कि मुझे सीरियल फिक्शन करना है। Got it. तो फिर मैं फ्रीलांस काम शुरू किया, एंड आई जॉइंड एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, से वहाँ से शुरू किया। 3 साल मैंने उनके कोई 20 से ज़्यादा सीरियल डायरेक्ट किए, क्योंकि बालाजी उन दोनों फैक्ट्री की तरह से काम Correct, करता correct. था। सो आई डिड अराउंड 20 सीरियल्स ऑफ एकता कपूर। That's really देन nice. सिनेविस्टार्स के साथ मैंने बहुत सारे सीरियल किए। फिर उसके बाद फिर फिक्शन करते करते बोर हुआ, तो फिर डाइवर्जन के लिए मैंने कहा कुछ रियलिटी शोज। तो फिर आई डिड शोज फॉर नेशनल ज्योग्राफिक। Yeah. सो उनके साथ 2 रियलिटी शोज की, एक डॉक्यूमेंट्री की। तो जैसे होता है ना, आप दाल रोटी खाते खाते जब बोर हो जाते हो तो चेंज नहीं, तो वो इसी तरह से फिर मेरे को ये था कि जब सब चीज़ें हैं तो मुझे करना चाहिए। तो फिर मैं वो सब, अगर इंडस्ट्री में ये चीज़ है तो आई शुड टेस्ट दिस ऑल्सो। Yeah. तो फिर मैंने सभी का स्वाद लिया धीरे धीरे करके। आई मेड एड फिल्म्स ऑल्सो, मोर देन 85 एड फिल्म्स आई हैव मेड, स्मॉल बिग Yes. सब तरीके की। तो So बहुत when did you know अभी टाइम हुआ है, I have to just go into films, I have to start Okay. my film? जी। कब आपको एक्चुअली पता चला? देखिए, that you have to अल्टीमेटली do? जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप बनना चाहते हैं, तो सबको इतना बड़ा स्क्रीन दिखाई देता है कि आपको एक दिन इस Yes. स्क्रीन के लिए फिल्म बना दी। तो क्योंकि बचपन से आप सही फिल्में है। देखते आ रहे हो, तो एक ड्रीम जैसा होता है कि Yes. यार ये। तो जब आप डायरेक्शन में मैं घुसा हूँ, तो ये है, तो टेलीविजन करते करते ठीक है, आपने पैसा कमाया, नाम थोड़ा बहुत कमा लिया, तो फिर ये लगता है कि आपको फिल्म बनानी है। Right. तो फिल्म का एंड मेरे ब्रदर फिल्में बना रहे थे, तो आई वॉज एसोसिएटेड विद देम एज एन एसोसिएट डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में फिल्में होता था। एंड वो समय सीख रहा था एंड काम कर रहा था, लेकिन एक खुजली खुद को भी थी कि अपनी एक फिल्म बनानी है। तो वो मैंने फिल्म शुरू की अपनी, एंड आई मेड अ फिल्म कॉल्ड मिर्सा। मिर्ज़ा साहिबा एक पंजाब की फोक स्टोरी है, उसके ऊपर बेस्ड ये कहानी थी। Okay. तो वो मैंने बनाई, जो 2016 में रिलीज हुई। तो अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं चली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट But that was your first as a director, yes, really. as a producer, writer, And producer, director, director. that was my first film. Yeah, and I think you got a chance to be with Remo D'Souza also in this Yeah, during because the making of the film. yes, because He himself is a director now. या एक्चुअली क्या था कि बिकॉज पहली फिल्म थी, सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि Right. आप फिल्म बना रहे हो तो आपके सपने होते हैं कि आपको बेस्ट के साथ काम करना है। तो मैंने सोचा कि आई शुड अप्रोच टू ऑल टॉप बेस्ट पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना करेंगे, Exactly. यू नो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, मेरी जान तो नहीं ले लेंगे। Correct. तो जब मैंने पहला गाना मेरा, क्योंकि गानों की रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है फिल्म से, तो मीत ब्रदर्स मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा वो कि हम तेरा गाने करेंगे, तो वो दे वर डूइंग इट। तो हमारा फर्स्ट सॉन्ग था पार्टी सॉन्ग। तो वो पार्टी सॉन्ग जब तैयार हो गया, तो हम रात को जब वो गाना सुना, बड़ा अच्छा गाना था, तो मेरे से बोले कि इस गाने को सुन के सोचा है कि कौन कोरियोग्राफ करेगा। आई सेड मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, रेमो डिसूजा। बोले एग्जैक्टली हम भी यही सोच रहे थे। Okay. सो मैं कहा रेमो डिसूजा से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा डू यू नो हिम? आई सेड नहीं, आई डोंट नो हिम, मैं जानता नहीं हूँ। पर मैं कहा कोई नहीं, बात तो करते हैं। मैंने रेमो डिसूजा का नंबर निकाला और मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। एंड उस टाइम में वो ABCD फिल्म चल रही थी, ABCD 2। Okay. तो एंड वो एक टीवी का शो होस्ट करते थे, वो जज वगैरह थे, तो करके, तो ही वॉज वेरी बिजी, एंड प्लस फिल्म्स वो कर रहे थे। बातचीत की तो 4 महीने तक, कल करना, परसों करना, अगले हफ्ते 10 दिन में अमेरिका में उधर हूँ, ये सब चलता रहा। और मैं भी ढीठ की तरह पीछे लग के फ़ोन करता रहा। फाइनली एक दिन मैंने कॉल किया, एंड ही सेड हेमंत सुन मेरी बात, तो मेरे को 4 महीने से फ़ोन कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एंड
प्लीज़। और क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, स्टार्स के साथ में अक्षय है, अपना आपका ऋतिक है, ये है, Yeah. वो सब बिग नेम्स, बिग प्रोडक्शन हाउसेज। सो बोला मेरे पास छोटी फिल्म के लिए टाइम नहीं है, डोंट माइंड इट कि छोटी फिल्म बोल रहा हूँ मैं तेरी, बट बिकॉज ये सब है मेरे सामने तामझाम, और मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सो मैं नहीं कर सकता। Hmm. तो प्लीज़ अब फ़ोन मत करना मेरे को, ठीक है? मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी हुआ तो आई कैन सी, बट अभी राइट नाउ नो। Okay. तो दिल को झटका तो लगा, लेकिन आई सेड ठीक है रेमो, मैंने कहा एक काम तो आप कर सकते हो। मैं कहा बिकॉज मैं आपका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, और जब गाना रिकॉर्ड किया था तो मेरे को था फर्स्ट कि रेमो डिसूजा ये गाना करेगा, तो एक बार आप गाना सुन लो, आप मुझे बताना कि अच्छा है या बुरा है, कैसा। अगर कुछ आपको लगता है तो वी कैन री रिकॉर्ड इट करके Hmm. चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप सुन लीजिए। तो ही सर ठीक है, कल तू आ जा 4 बजे। सो आई हैव अ मीटिंग विद करण जौहर, तो तू आ जा, उससे पहले आ जा 4 बजे, तो करके तो ऐसे ठीक है, मैं 3:45 बजे पहुंच गया। गया तो वहाँ पे वो ऑलरेडी सब बैठे हुए थे, तो ऐसे लो लटक जाएंगे, बट स्टिल विद इन 5 मिनट्स ही केम। इसे टाइम नहीं है, ये लोग जल्दी आ गए हैं, तो चल तेरा गाना सुनते हैं। तो ही टुक मी टू हिज म्यूज़िक रूम। तो वो मुझे अंदर लेके गए कमरे के अंदर, उन्होंने सीडी लगाई, गाना सुना, ख़त्म हुआ, फिर गाना सुना, और गाना सुनने के बाद में बाहर आए और आके बोले कि कब शूट करना है तुझे ये सॉन्ग। सो आई सेड अगले महीने मैं Hmm. जा रहा हूँ पंजाब शूट करने के लिए, और उसके बाद आके ये बॉम्बे में हम शूट करेंगे सॉन्ग को। तो ये सेड ठीक है, सो गो टू वेकी एंड टेक माई डेट्स। आई सेड व्हाट डेट्स, मतलब आप गाना कर रहे हो मेरा? ये सेड या, जाओ वेकी के पास जाओ, ही इज़ माई सेक्रेटरी, यू नो हिम, सो जस्ट वो बैठा हुआ उधर, जाके उससे बात कर लो, एंड ले लो 3-4 दिन। सो ऐसे नहीं 3-4 दिन में नहीं, मेरे को 2 दिन में गाना कर रहा है, मेरा इतना बजट नहीं है 4 दिन में, आई कांट अफोर्ड यू। Okay. सो इज अ ठीक है, सो डेट लो, एंड दैट्स हाउ आई टुक हिज डेट्स। ही Hmm. डिड माई वन सॉन्ग, देन फिर बाद में फिर मैंने कहा कि रेमो एक तो गाना हो गया, बाकी भी एक और गाना है। ये सेड अब उंगली पकड़ के पहुंचा मत पकड़ मेरा। आई सेड नहीं वो तो करना पड़ेगा, आप अनाथ तो छोड़ नहीं सकते, एंड ही डिड दैट सॉन्ग आल्सो, सो ही डिड Oh, माय that's so फिल्म। sweet. Okay. Okay. तो अभी आपने हिंदी में मूवीज किया है, पंजाबी में मूवीज किया है, हरियाणवी में मूवीज किया है, एंड नाउ ऑन 22 अगस्त आपका एक मूवी रिलीज हो रहा है, यस, मैंने अभी जानलेवा इश्क। जानलेवा इश्क है उसके ये। बारे में आप बताइए या स्टोरी। ये एक क्राइम थ्रिलर है, ओके. और हरियाणवी ऐप है, ओटीटी ऐप है, स्टेज ऐप करके। तो उस पर ये रिलीज़ हो रही है 22 अगस्त को। ओके. सो इट्स अ वेरी नाइस थ्रिलर। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस के आप लोग देखिए स्टेज ऐप के ऊपर, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिलर है ये। ओके. सो क्योंकि हरियाणवी में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई थ्रिलर हो सकता है, लोग कॉमेडी या यू नो ऐसी फिल्में सोचते हैं, बट इट्स अ क्राइम थ्रिलर, एक अच्छा थ्रिलर है। सो तो आपका कुछ प्लान्स है अगेन टू डायरेक्ट अ फिल्म इन हिंदी? या ऑफ कोर्स, सी क्या होता है, ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती है। राइट. जब आप इस लाइन के अंदर हैं, जब आप क्रिएटिव लाइन लाइन एक ऐसी चीज़ है कि आपका पेट भरता ही नहीं है। करेक्ट. आप आपने एक चीज़ खा ली, फिर आपको दूसरी की तलब होने लग जाती है कि नाउ यू वांट अगेन। सो अभी एक फिल्म अभी ख़त्म हुई है, रिलीज पे है, सो आई एम वर्किंग ऑन 2 more स्टोरीज, सो इट्स अ प्रोसेस। सो जब तक जिंदा है तब तक करेंगे काम करके, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मिलता रहा काम, तो डेफिनेटली आई विल मेक मोर फिल्म्स। आई दैट्स एम नाइस. वर्किंग ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अभी हिंदी का भी एक प्लान है, एक हरियाणवी फिल्म है, एक राजस्थानी फिल्म है। ओह. सो ये सब प्रोसेस इज ऑन। ओके. सो अभी हिंदी फिल्म्स, हरियाणवी, पंजाबी फिल्म्स, कुछ डिफरेंस है आपको व्हेन यू मेक द फिल्म? फिल्मिंग में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता, कहानी कहानी होती है, हम्म. सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क हो नो, जाता है, द लैंग्वेज, वे इट ऑपरेट्स, ऐसा कुछ? बजट्स के फ़र्क हो जाते हैं। तो सी वो बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि अगर आप एक हरियाणवी फ़िल्म कर रहे हो तो वो हम्म. कंपैरेटिवली लो बजट में चली जाती है। हम्म. हिंदी फ़िल्म है तो उससे तो थोड़ा बेटर बेटर, आपको हाँ. हो जाता है। तो और लेकिन पैसे की कमी एक हमेशा से ही रहती है। मैंने 100-100 करोड़ की फ़िल्मों के प्रोड्यूसर को भी बोलते सुना है, यार बजट नहीं है।
यू नो, राइट वो राइट 100 करोड़ की फिल्म बना रहे होते हैं, बट इफ दे आर टॉकिंग टू समवन, यार बजट नहीं है, हाँ, बहुत यू नो, कम है बहुत टाइट है, बजट। बहुत हाँ, कम बजट है, तो बजट हमेशा से ही कम रहता है, आपको कितना भी मिल यस। जाए। सो इट इज़ जस्ट दैट कि आप उसको कितने में, उसी में कितना हुँ, बेस्ट आप बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो। करेक्ट। तो आपके भाई भी ही इज़ इनटू फ़िल्म्स, ही इज़ अ या फ़िल्म मेकर। आपकी नीस भी शी इज़ इनटू फ़िल्म्स। या सो जब भी आप लोग मिलते हो, हाउ इज़ योर यूजुअल डिस्कशंस लाइक? फ़िल्म्स के बारे में होता है कि कुछ वेरी कैजुअल डिस्कशन होता है कि या पूरा होमली होमली डिस्कशंस होता है? नहीं, बहुत कैसा होता है? बुराइयाँ होती हैं एक दूसरे की। मतलब अबाउट फ़िल्म्स? अबाउट फिल्म्स वो तो गॉसिप्स रहते ही हैं, हाँ, लोगों के, दूसरों के बारे में, बट एक दूसरे की खिंचाई भी होती है ना, क्योंकि दैट इज़ द टाइम आप एक दूसरे की टांग खींच सकते हो, यू नो। करेक्ट। सो तो वो सब चलता है, बट ज़्यादातर ये होता है फिल्मी बातें कभी होती हैं वो, राइट। कि कभी बीच में, अदरवाइज आपकी और घर की इतनी सब बातें होती हैं, सब होता है। एंड अभी लाइफ इतनी फास्ट है कि वैसे ही मिलना जुलना बहुत कम होता है, तो राइट। उसमें आप अगर मिलो इतने दिनों के बाद में, तो फिल्मों की बजाय बेटर होता है कि आप यू करेक्ट टॉक सर। पर्सनल सही है। थिंग्स, यू नो, तो वो सब रहता है, तो ये है। नाइस। एंड सर जब हम मतलब जब हम छोटे थे तो वी हैव सीन फिल्म्स एक छोटे पर्दे में ऐसा सब लोग रात को बैठ के देखते हैं मतलब इन एनी विलेजेस और इन स्मॉल टाउन्स तो उसके बाद सिल्वर स्क्रीन स्क्रीन एंड नाउ अगेन बैक टू ओटीटी सो डू यू थिंक वी आर अगेन डिक्लाइनिंग फ्रॉम सिल्वर स्क्रीन टू ओटीटी और इज इट समथिंग प्लस दैट्स फॉर द सी, इंडस्ट्री? बिकॉज अभी आपको अपने आप को बताने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, चीज़ें हो गई हैं जो पहले नहीं थी। हम्म। पहले आपको कहानी कहने के लिए फिल्म थी सबसे पहले तो, हम्म। ठीक है, पर वो हर कोई नहीं कर पाता था, फिल्म हर कोई नहीं बना पाता था, करेक्ट। ठीक है। सो सिनेमा ही आपके पास था, हम्म। फिर टेलीविज़न आया, तो जो लोग बड़ी कहानी वो बड़े पर्दे पे नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने छोटे पर्दे पे वो कहानियाँ करनी शुरू कर दी। हम्म। सो चीज़ें ग्रो करती रहीं धीरे धीरे, और आज जब ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आज ये पॉडकास्ट हो गए, लोग रील्स बनाते हैं, आज 30 सेकंड की एक रील में लोग कहानी कहा कह देते हैं अपने को के, करेक्ट। विच इज़ वेरी क्रिएटिव। सही। आप कुछ रील्स को देखते हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं कि कितना दिमाग लगा के कितनी अच्छी सही रील है। बनाई सही। हुई है। राइट। सो तो जो क्रिएटिव लोग हैं वो कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं चीज़, और अब मैटर नहीं करता कि, ठीक है, बड़े पर्दा बड़ा पर्दा होता है, तो वो नशा तो वो अलग ही है, कि आप फिल्म को जब आप बड़े पर्दे पे देखते हो तो वो तो अच्छा है ही, बट आप ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म है ओटीटी, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर उसको देखते हैं, तो कहानी अच्छा चीज़ कुछ भी देखने को मिले तो अच्छा ही लगता है हम्म। करके। मतलब सो दैट इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज बहुत, टू यस यंगस्टर्स। यस यस, हम्म। डेफिनेटली, फॉर श्योर। ओके। सो हाउ अबाउट द एआई? अभी जो एआई आया है तो वो कैसा मतलब इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस ओनली वी सी अ एआई लॉट ऑफ। का जो मेरे को लगता है कि वो हैंडीकैप बनाएगा लोगों को। अभी लगता है सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी चीज़ लिखो, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप नॉट यूजिंग योर ब्रेन, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ों को, आप अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी, वो आपकी सेंसेस वो डेवलप नहीं होंगी, जो जो एक थिंकिंग जो कैपेसिटी। थिंकिंग होती है, आप नहीं कर पाएंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। करेक्ट। आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप कुछ करेंगे ही नहीं ना, फिर आपको पता है, अब जैसे आजकल, पहले जब शूट किए जाती थी चीज़ें, तो ये दिमाग में रखे जाता था कि भैया अरे कम लाइट में है तो उसको कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करना है, कैसे करना है। अब कुछ भी होता है, अरे शूट करो पोस्ट में देख लेंगे, हाँ। सब सही चीज़ें है। पोस्ट में देख लेंगे, यू नो, करेक्ट। इट हैपन्स। करेक्ट। तो पोस्ट में देख लेने का मतलब है कि मतलब आपने स्ट्रेस लेने नहीं, सोचना ही नहीं। लेकिन जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होते हो और आपको सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दैट्स हाउ यू लर्न। राइट सर। जैसे एडिटिंग होती थी पहले, टेबल के ऊपर लिटरली की सीन कट होते थे एंड लगाए हम्म। जोड़े जाते थे, करेक्ट। तो वो एडिटिंग वहीं से होती थी। तो आजकल तो एडिटिंग तो कुछ नहीं, यहाँ से कंप्यूटर उठाया, में। यहाँ हाँ। चिपकाया, यहाँ से करके कॉपी पेस्ट किया, लगाया, कट मारा, ज्वाइंट कर दी। सो आप सीख नहीं रहे हैं, आप डिपेंड कर रहे हैं, तो एआई भी वही है। सो अभी वो कुछ टाइम के अंदर शायद खुद ही बना देंगे। मैं आपको एक किस्सा बनाता हूँ, मुझे किसी ने अभी भेजा कि एक फिल्म आपको करनी है,
तो ये करके ऐसे ठीक है फाइन आई विल डू इट, तो मुझे आप स्टोरी या तो वन लाइनर मुझे भेज दीजिए, स्टोरी भेज दीजिए या नरेट कर दीजिए फ़ोन पे कैसे। तो बोले नहीं हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अच्छा ठीक है भेज दो। जब व्हाट्सएप पे वो आया और मैंने खोला उसको, तो वो 14-15 मिनट का एआई वर्जन फिल्म थी पूरी, नरेशन हाँ पूरा फिल्म की तरीके से कि विजय एंटर करता है तो उसको शेरा वहाँ मिलता है, तो शेरा को वो पिस्तौल निकाल के गोली मारता है एंड फिर वो वहाँ से चेज होता है, पुलिस उसके पीछे लग, तो वो पूरी नरेशन कहानी की, वो पूरी लाइक अ फिल्म 15 मिनट की एआई वर्जन में था। एंड उसमें उन्होंने लाइक, क्योंकि वो साउथ से फ़ोन आया था तो उन्होंने सब बड़े एक्टर्स का ये हीरो ये है उनके फेसेस लगे हुए थे हीरोइन के उसका। आई गॉट अ शॉक, मतलब मेरे लिए था कि व्हाट इज दिस। अब नरेशन ऐसी होने लगेगी कि आपको पूरी फिल्म का करेक्ट 15 मिनट के अंदर एक फिल्म बना के भेज दिया उन्होंने वही करके। तो सो अभी लोगों को अच्छा लग रहा है बट अल्टीमेटली दुनिया गोल है, घूम के आना पड़ेगा करेक्ट करके चीज़ों को। और इट्स मेरे हिसाब से लोग बोलेंगे कि बूढ़े ख्यालात की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट ए गुड थिंग जिनको सीखना है इस लाइन के अंदर, क्योंकि फिर आप सीखते नहीं हैं, आप डिपेंड राइट करते हैं। सो क्रचेस के ऊपर चलना आई डोंट वांट, आप करेक्ट यू शुड मेकिंग रन। थिंग्स इजियर या देन एवर सो या सो सर आई रियली विश कि आप जल्दी फिर से एक हिंदी फिल्म बनाएं सो हाँ दैट्स बिल्कुल, द ऊपर वाले हार्टी ने चाहा तो विशेस टू यू बिल्कुल बनाएंगे बहुत सारी फिल्में बनाएंगे फिर yes आपके पॉडकास्ट के अंदर आएंगे and I also wish all the best for your upcoming film which is going to release थैंक यू वेरी Janleva मच, Ishq. I थैंक wish यू, all the luck sir. थैंक यू, Thank you so much for थैंक यू being वेरी here मच। with us. ये था अभी इस वक्त का सनराइजिंग पॉडकास्ट। सो फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच।